मैम just show the slide पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। पद स्वतंत्र नहीं है और नहीं है छूट गया। पद व्याकरण के नियमों का पालन करता है। दूसरा स्लाइड दिखाइए। और यस वेट कीजिए। पद के दो प्रकार हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी का मतलब क्या है? जिसमें परिवर्तन, विकार होता है, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चार जो है, जब इन पदों का प्रयोग हम वाक्य में करें तब लिंग, वचन, कारक के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। जैसे संज्ञा लिंग, वचन, काल के अनुसार उसमें चेंजेस है। सर्वनाम में भी मैं, हम, तुम, ऐसे उसी के अनुसार मैं काम करता हूँ, तुम काम करते हो, वो काम करता है, ऐसे जैसे हम इसके अनुसार परिवर्तन होता है। विशेषण भी आप देखिए, नीला आसमान, काली गाय, काले बादल, ऐसे चेंजेस होता है। क्रिया में भी लड़का काम करता है, लड़की काम करती है, लड़के काम करते हैं, ऐसे विकार, परिवर्तन होता है, इसलिए इन्हें हम विकारी पद कहते हैं। अविकारी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात जो है, इनमें तो लिंग, वचन, काल के अनुसार विकार नहीं होता है, इसीलिए ये अविकारी पद कहलाते हैं। अच्छा, तो हम अभी संज्ञा, अरे संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, अलग अलग से हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में संज्ञा। किसी भी वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, अमेरिका, भारत जैसे स्थान, बचपन, मिठास, ये सब भाव हैं। और किताब, टेबल, ये वस्तु है। संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। हाँ, इसके तो मैं इतना डीप नहीं जाना चाहती हूँ। जैसे कि हम हर क्लास में, तो लोअर क्लास में भी यही हर क्लास में पढ़ाते हैं, जब पद के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, और इसमें विकार होता है। विकार का मतलब परिवर्तन होता है। सर्वनाम। संज्ञा की आवृत्ति से बचने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो जब संज्ञा बार बार आवृत्ति होती है ना, तो उससे बचने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और इसके 6 भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक जैसे मैं, हम, तुम, आप, वो, यह। पुरुषवाचक में भी 3 प्रकार, हर चीज पे तो हम ऐसे कि इसके अलग अलग प्रकार है। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। जैसे मैं और हम उत्तम पुरुष, तुम और आप मध्यम पुरुष, वह और यह अन्य पुरुष। फिर अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। प्रश्नवाचक कौन, क्या। निश्चयवाचक यह, वह। निजवाचक आप, स्वयं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये पुरुषवाचक में भी आप है और निजवाचक में भी आप है, कैसे आप इसमें अंतर, इसका अंतर क्या है? कोई बता सकते हैं कि पुरुषवाचक में भी आप है, निजवाचक में भी आप है, कैसे आप उसको पहचानेंगे? मैम, जैसे निजवाचक में अपने ही काम करने का बोध है। जैसे मैं आप ही उसके घर चला जाऊंगा, तो ये मैं अपने बारे में बोल रही हूँ। और जैसे और यहाँ पे पुरुषवाचक में आप क्या कर रहे हो, है ना, जब हम दूसरे से बात करते हैं। करेक्ट। तो ऐसे हम इसको पहचानेंगे।
फिर संबंधवाचक जो सो। तो संज्ञा की आवृत्ति से बचने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं और इसके 6 प्रकार हैं। नेक्स्ट हम विशेषण पे जाएंगे। तो विशेषण, इसमें विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पे भी हमेशा बच्चों में एक ये शंका होती है कि सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण पे भी हम यह और वह का प्रयोग करते हैं, और इसके पहले जो हमने सर्वनाम का अन्य पुरुष है उसमें भी यह और वह का प्रयोग होता है। कैसे हम इसको पहचानेंगे कि ये सर्वनाम है या ये सार्वनामिक विशेषण है? कैसे हम पहचानेंगे इसको? कोई बता सकते कैसे सर्वनाम अन्य पुरुष में, पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में भी यह और वो का प्रयोग होता है, सार्वनामिक विशेषण में भी यह और वो है। कैसे आप इसे बच्चों को समझाएंगे? मैम इसमें जो है ना, हम उसमें वाक्य में थोड़ा विशेषता बताएंगे। ठीक है, इसमें वाक्य में हम विशेषता बताएंगे, जैसे राम अच्छी पढ़ाई करता है। ठीक है। फिर जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, यह किताब, ये यहाँ पे यह क्या है? ये किताब, ये तो मैम सर्वनाम है। नो मैम, ये सर्वनामिक विशेषण है। ये सार्वनामिक विशेषण है। यह ये किताब किताब जब हम बोले तो ये सार्वनामिक विशेषण है। ये किताब की विशेषता बता रहा है ना ये, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। तो संज्ञा के पहले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि हम संज्ञा की आवृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे यह किताब, तो ये संज्ञा जो है उसके आगे उसकी विशेषता बताने के लिए हम यह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह तो बन गया सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि बच्चे हमेशा ये संदेह पूछते हैं कि कैसे हम सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण को कैसे हम पहचान पाएंगे, ये सर्वनाम है या ये सार्वनामिक विशेषण है। अब तो क्रिया, नेक्स्ट में क्रिया दिखाइए। या क्रिया तो एक्शन वर्ड्स अंग्रेजी में कहते हैं, जैसे कार्य होने या करने, या इसका बोध कराते हैं। और इसके 4 प्रकार हैं, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक और प्रेरणार्थक। या जिसमें कर्म नहीं उसमें उसको अकर्मक कहते हैं, जहाँ पे एक कर्म है उसे सकर्मक कहते हैं, और जहाँ पे 2 कर्मों का प्रयोग होता है द्विकर्म। और काम करवाने की प्रेरणा, जैसे वो खिलवाता है, वो सुलाता है, इसको हम प्रेरणार्थक कहते हैं। अच्छा, तो एक बात यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे हिंदी में ने का प्रयोग तो कहाँ पे होता है? आप सबको मालूम है ना, हिंदी में ने कारक का प्रयोग हम भूतकाल में करते हैं, है ना? हिंदी में ने कारक का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? भूतकाल में, है ना? या क्या हम ने का प्रयोग अकर्मक क्रिया के साथ करते हैं या नहीं? भूतकाल में अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग होता है या नहीं? ने का प्रयोग भूतकाल में भी सिर्फ सकर्मक क्रिया के साथ ही इसका प्रयोग होता है। जैसे मैंने खाना खाया, मैं खेला, है ना, मैं बैठा, मैं सोया, ये सब अकर्मक क्रिया है। इसके साथ भूतकाल में भी हम ने का प्रयोग नहीं करते, ये इसकी विशेषता है। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, बच्चे हर कहीं ने का प्रयोग करते हैं, उनको पता नहीं कि ने का प्रयोग कहीं पे करना है।
जैसे कि कहाँ करना है ने का प्रयोग, उतना तो उनको, जैसे कि सकर्म क्रिया के साथ ही ने का प्रयोग होता है, अकर्म क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं सोया, मैं बैठा, मैं खेला, है ना, ये भूतकाल में है, फिर भी ने का प्रयोग नहीं होता है। ये तो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे जब अपनी ओर से खुद, जैसे राइटिंग स्किल की बात आती है, जब अपनी ओर से बच्चे अनुच्छेद, सूचना, ईमेल वगैरह लिखते हैं, तो ऐसे की ने की गलती हर जगह पे करते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि ने कारक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो उनको समझाना है कि इवन भूतकाल में सिर्फ सकर्म क्रिया के साथ ही ने का प्रयोग होता है, अकर्म क्रिया के साथ नहीं। तो ये जो चार है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये तो पद के जो चार प्रकार है, इनको हम विकारी शब्द कहते हैं, क्योंकि जब वाक्य में इनका प्रयोग होता है तो इनमें विकार होता है, मतलब परिवर्तन होता है, इसलिए ये विकारी शब्द है। इसी में कुछ आपका डाउट है कि जो मैंने आपको समझाए? तो मैं पहली बार आप सबसे मिल रही हूँ, तो अनीता मैम और अंकुश सर तो आपकी क्लास लेते हैं हमेशा, तो पहली बार मैं आपसे मिल रही हूँ। कि आपको कुछ दिक्कत है, कुछ डाउट है तो जरूर पूछिए आप, इसमें कोई एतराज नहीं। ओके, ठीक है मैम। अगले पे मैं जाऊं, आपको कुछ डाउट है तो पूछिए। या तो नेक्स्ट, अविकारी में अविकारी शब्द जो है क्रिया विशेषण, नेक्स्ट वन क्रिया विशेषण। ये तो क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द है, इसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। हाँ, इसके चार प्रकार हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। या इसे कैसे हम पहचानेंगे? इसका एक स्मॉल ये है कि जैसे जब हम वाक्य में ये कैसे प्रश्न पूछे और उत्तर मिलता है तो वो रीतिवाचक है। जैसे कि मैं बच्चे ध्यान पूर्वक कक्षा सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं? ध्यान पूर्वक, तो बच्चे पहचानेंगे कि ये रीतिवाचक है। और कालवाचक में आप कब प्रश्न पूछिए तो मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। आप कब व्यायाम करते हैं? मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, तो आपको उत्तर मिलता है, तो वो कालवाचक। फिर स्थानवाचक, आप कृपया अंदर आइए, कहाँ? अंदर, तो ये स्थानवाचक। और परिमाणवाचक के लिए आप कितना प्रश्न पूछिए, आज खूब खाया, कितना खाया? खूब खाया। तो कैसे आप रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, जैसे कि प्रश्न पत्र में ऐसा प्रश्न आता है कि क्रिया विशेषण के प्रकार पहचान कर लिखिए, तो कैसे बच्चे पहचानेंगे? बच्चों से आप कहिए कि आप कैसे, कब, कहाँ, कितना प्रश्न पूछिए। यदि कैसे का उत्तर मिलता है तो वो रीतिवाचक, कब का उत्तर मिल रहा है तो कालवाचक, कहाँ का उत्तर मिल रहा है तो स्थानवाचक, कितना इसका जवाब मिल रहा है तो परिमाणवाचक। तो बच्चे आसानी से पहचानेंगे कि क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है। ऐसे आप समझा सकते हैं बच्चों को, तो इजीली दे विल फाइंड आउट इसका प्रकार क्या है। और इनका प्रयोग करते वक्त, इसके पहले मैंने आपसे कहा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चार विकारी शब्द हैं। इसका मतलब इसमें परिवर्तन आता है, विकार होता है, जबकि ये जो है अविकारी हैं, इसमें अविकार मीन्स इसमें परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें मैंने कहा ध्यान पूर्वक, आप स्त्रीलिंग के साथ इसका प्रयोग कीजिए, पुल्लिंग के साथ इसका प्रयोग कीजिए, बहुवचन में कीजिए, एक वचन में कीजिए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में कीजिए, ध्यान पूर्वक तो वही रहेगा ना? हाँ मैम, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं मैम, नहीं। और आप जैसे कि प्रतिदिन, इसका प्रयोग आप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन, भूतकाल, वर्तमान काल,
जहां पे भी आप कीजिए, इसका तो चेंज तो नहीं होगा ना, प्रतिदिन शब्द वही रहेगा। इसीलिए तो इनको हम अविकारी कहते हैं। नेक्स्ट क्या मैं संबंध, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। या संबंध बोधक, जो पद संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बतलाते हैं, के सामने, के बिना, के आगे, के पीछे, इसका भी आप ध्यान से देखिए। जब इनका प्रयोग हम वाक्य में करें, लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार इनमें परिवर्तन नहीं आता है ना। घर के सामने, मैदान के सामने सेम ही रहेगा, इसमें तो चेंज नहीं आएगा, इसलिए अविकारी है। नेक्स्ट उनके समुच्चय बोधक दिखाई। ये तो जोड़ने का काम जो करते हैं ना, पद, पदों, वाक्यांशों, वाक्यों और उपवाक्यों को जोड़ने का जो काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। और, परंतु, लेकिन, राधा और सीता, राम और श्याम, और तो और ही रहेगा, ये तो इसमें परिवर्तन नहीं आता है। हर लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एकवचन, बहुवचन सबके साथ और तो और ही रहेगा, इसमें तो परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए ये भी अविकारी शब्द है। लास्ट वन विस्मयादि बोधक दिखाइए। विस्मयादि बोधक, तो ये तो आप सबको मालूम है, हमारे मन में जो भाव है उसको प्रकट करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग हम करते हैं उसको हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। हाय, अरे, वाह, ऐसे हमारे मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए हम विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं। अच्छा, तो अभी इसमें एक तो है निपात। मैं इसके बारे में आपसे कुछ ऐसे कि निपात के बारे में बेटा मैंने निपात का एक PDF दिया ना, वो आप दिखाइए। निपात, अखिलेश बोल। निपात के बारे में कुछ आइडिया है आपको? निपात क्या है? ये भी अविकारी है, इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? जैसे कि हम कुछ ऐसे इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि वो किसी पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल लगा देते हैं। जैसे कि वो रात भर पढ़ता रहा, तुम भी मेरे साथ चलोगे, सार्थक मुंबई ही जा रहा है। इसमें निपात अब बता सकते हैं कौन कौन से शब्द निपात हैं? निपात हैं ही भी भर, तो हम पद के बाद लगकर इसमें एक विशेष बल ला देते हैं। जैसे वो रात भर पढ़ता रहा, तुम भी मेरे साथ चलो। हम स्ट्रेस देते हैं ना, हम स्ट्रेस देके बोलते हैं कि तुम भी मेरे साथ चलो, और वो रात भर पढ़ता रहा, सार्थक मुंबई ही जा रहा है। इसमें और किसी चीज की गुंजाइश नहीं। हम ऐसे कि कॉन्फिडेंस के साथ हम कहते हैं कि यही हो रहा है, हम स्ट्रेस देके बोल रहे हैं, और किसी चीज की गुंजाइश ही नहीं, सार्थक मुंबई ही जा रहा है। ऐसे जो वाक्य में प्रयोग किसी पद के बाद लगकर जो अव्यय उसके अर्थ में विशेष बल ला देते हैं, उन्हें हम निपात कहते हैं। आप कोई इसका प्रयोग करके एक वाक्य बता सकते हैं कि मैं आप बच्चे जैसे हमें आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसे निपात, इसके पहले आपने से हम तो यूज करते हैं, लेकिन इसका टेक्निकल टर्म तो हम उतना यूज नहीं करते हैं। कोई आप मैम, आप बोलिए मैम उसको। मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगी। यस यस, वेरी गुड। मैं केवल मैं भी आपके साथ पढ़ाई करूंगी।
यस, तो आप ये कलम से ही लिखना चाहते हो या आप ये कॉलम से ही। ये स्ट्रेस देने वाले, इसको हम निपात कहते हैं। तो अब पद में आपको कुछ डाउट है तो बोलिए कि हम नेक्स्ट टॉपिक में आज पद, फिर संधि, समास, सूचना लेखन, इतनी सारी चीजें हम इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पद में जैसे कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम पद कहते हैं, और पद तो स्वतंत्र नहीं है क्योंकि वो व्याकरण से संबद्ध है ना। जब वाक्य में जब शब्द का प्रयोग होता है तो नेचुरली वो तो ऑटोमेटिकली वो व्याकरण से संबंधित बन जाता है। और पद, जैसे कि पद के दो प्रकार हैं, विकारी और अविकारी। और विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जो चार हैं, इसको हम जैसे कि इसमें परिवर्तन होता है। फिर संज्ञा के 3 प्रकार हैं, सर्वनाम के 6 प्रकार हैं, विशेषण के 4, क्रिया के 4 प्रकार, और अविकारी में क्रिया विशेषण इसके 4 प्रकार हैं। फिर संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये इसके सब डिविजन्स हैं। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है कि आपको मैं जल्दी जा रही हूँ या आपको समझ की एक्सप्लेनेशन तो समझ में आ रहा है ना? यस मैम, यस मैम। या तो हम नेक्स्ट संधि तो स्वर संधि, आज हम सिर्फ स्वर संधि पे चर्चा करेंगे क्योंकि वो ही इतना डिटेल हमें जाना है। क्योंकि व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, तो ये सब हम एक दिन में ये सब कवर अप करना बहुत मुश्किल है। तो हम आज संधि पर हम जाएंगे, संधि टॉपिक। तो संधि, स्वर संधि, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है, विकार मीन्स जो परिवर्तन होता है, वो संधि कहलाता है। निकटवर्ती वर्ण का मतलब हिमालय, हिम प्लस आलय, या माँ पहला जो शब्द है उसका अंतिम अक्षर और दूसरा जो शब्द है उसका पहला अक्षर, दोनों के बीच में संधि होती है। दो स्वरों के बीच में संधि होती है, तो इसको हम स्वर संधि कहते हैं। और आपको स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, एनी आइडिया? स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। तो अब नेक्स्ट हम पहला वाला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादि संधि और यण संधि। तो पहला वाला जो दीर्घ संधि है उसे हम देखेंगे कि दीर्घ संधि में किस प्रकार परिवर्तन होता है। आ प्लस आ, ई प्लस ई, ऊ प्लस ऊ, ये है। हर इसका 4 संभावनाएं हैं, एक और छोटी मात्रा और एक और बड़ी मात्रा, या राइट साइड बड़ी मात्रा और लेफ्ट साइड छोटी मात्रा, या लेफ्ट साइड बड़ी मात्रा और राइट साइड छोटी मात्रा, या दोनों ओर बड़ी मात्रा या दोनों ओर छोटी मात्रा। तो हर इसका 4 इसकी संभावनाएं हैं, लेकिन उसका नेट फाइनल रिजल्ट तो बड़ी मात्रा आ ही आएगी, है ना? ई के साथ भी वैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल हिम प्लस आलय, इसमें अ और अ की संधि होती है। विद्या प्लस आलय, इसमें आ और आ की संधि होती है। राम प्लस अवतार, इसमें अ और अ की संधि होती है ना? तो दीर्घ आ, ई, ऊ और इसके बाद ह्रस्व आ, ई के बाद जो जैसे कि दोनों मिलकर जैसे दीर्घ संधि आ प्लस आ, ई प्लस ई और ऊ प्लस ऊ। नेक्स्ट वन दिखाइए बेटा, गुण संधि। नेक्स्ट स्लाइड। गुण संधि में आ प्लस ई ऊ, आ प्लस ई ए, आ प्लस ऊ ओ और आ प्लस र अर।
जैसे पर प्लस उपकार, परोपकार, परोपकार, राजा प्लस ईश, राजेश, ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि। नेक्स्ट वन it is वृद्धि संधि आ प्लस ए आई और आ प्लस वो आओ। उदाहरण बता सकते हैं आप? बोलो। उदाहरण दे सकते हैं आप? महोदय। एक प्लस एक एक। नहीं, क्या कहा आपने? आ प्लस ओ आओ आओ। राजा प्लस ऐश्वर्य, राजेश्वर्य। महा सदा प्लस एव, सदैव। महा प्लस ओज, महौज। परम प्लस ओज, परमौज। महा प्लस औषधि, महौषधि। यन संधि देखिए पहले आप। यन संधि में ई के बाद, ई के साथ ई जोड़ने पर कौन सी संधि है वो? ई और ई प्लस ई। आप सब सुन रहे हैं ना? यस मैम। ई प्लस ई दोनों मिलने पर कौन सी संधि है वो? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि ई प्लस ई। तो ई के साथ ई को छोड़कर बाकी जितने सारे स्वर हैं, आ, उ, ए, र, ए, आई, ओ, औ, अम, जब इनकी संधि होती है तो इसे हम य बन जाता है, य बन जाता है। जैसे कि अति प्लस आचार, अत्याचार। प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष। अनुकरण। ऊ के साथ ऊ जोड़ने पर वो दीर्घ संधि। ऊ के साथ और बाकी जितने सारे स्वर हैं, आ, ई, ए, ओ, औ, इसकी संधि होने पर व बन जाता है। सु प्लस आगत, स्वागत। अनु प्लस एशन, अन्वेषण। और ये दिखाइए बेटा, ये स्लाइड एक बार दिखाइए। ये यन संधि ई प्लस आ, ई प्लस आ, या और प्लस आ, व। अब वो नेक्स्ट वो वाला स्लाइड दिखाइए, वो पीडीएफ। इसके पीडीएफ दिखाई। या इसमें जैसे कि बच्चों को अब समझाने का, क्योंकि यन संधि तो हर बार एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे आप बच्चों को समझा सकते हैं, इसका एक इजी मेथड है। आप ये वर्ड देके अत्याचार, इसका जब हम स्प्लिट करें तो ई प्लस आ, बच्चों से बोलिए कि ये जो आधा अक्षर हम लिख रहे हैं ना अत्याचार में, तो आधा लिख रहे हैं, ये पूरा लिख के इसके साथ छोटी और बड़ी की मात्रा वो वर्तनी के हिसाब से बदलता है। ये तो बच्चों को मालूम होना चाहिए कि कौन सी मात्रा डालनी है। वो बड़ी ई या छोटी ई डाल के स्पेलिंग के हिसाब से उस या के साथ कौन सी मात्रा यहाँ लगाई गई है, आ की मात्रा। तो दूसरी ओर कौन सा स्वर लिखना है? आ। अति प्लस आचार। यहाँ पे देखिए य के साथ कोई मात्रा नहीं, इसलिए हम दूसरी ओर क्या लिखते हैं? अ। ऐसे बच्चों को समझाएंगे तो गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे भी देखिए अन्वेषण में ना तो आधा लिखा है, जब हम स्प्लिट करें, जब हम विच्छेद करें तो पूरा लिखकर ऊ की मात्रा लगाने के बाद आप उसके साथ कौन सी मात्रा हमने डाली है? ए। तो इस ओर ए स्वर लिखना है, बाकी का स्पेलिंग वैसे के वैसे ही रहेगा। ऐसे अब समझाएंगे
तो आसानी से बच्चे बिना गलती के लिखेंगे। जब आप संधि करेंगे तब भी क्या करना चाहिए, अति प्लस आचार, जहां पे ये पहला वाला शब्द है उसका अंतिम अक्षर जो है उसे आधा लिखना है। उसके बाद स्वर आ है तो य के साथ आ की मात्रा लगाना है। उसके बाद वो जोड़ के लिखना है, तो इसमें गलती नहीं आएगी, क्योंकि यन संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर वो आता है। फिर अयादि संधि थोड़ा ऊपर कीजिए बेटा, सेम स्लाइड, जस्ट गो अप एंड या अयादि संधि देखिए आप, ए प्लस आ आई, सो ने प्लस अन नयन, यहाँ पे आई और यहाँ पे आ, तो क्या होता है नाई प्लस अक नायक, यहाँ पे भी मात्रा बढ़ जाती है। आई प्लस ई, यहाँ पे भी ई आ जाती है नायिका। दूसरा वाला देखिए, ओ प्लस आ औ, सो पो प्लस अन पवन, औ यहाँ पे मात्रा बढ़ जाती है तो यहाँ पे भी मात्रा, पौ प्लस अक पावक। देखिए पो प्लस अन पवन, पौ प्लस अन पावन, हाँ ऐसे कि वो बदल जाता है। यस यस में यू कैन स्टॉप दिस। संधि में आपको संधि कैसे आप लोग पढ़ाते हैं, कोई शेयर कर सकते हैं कि संधि कैसे, इनफ मा जस्ट स्टॉप द प्रेजेंटेशन, कैसे आप बच्चों को संधि समझाते हैं, कोई शेयर कर सकते हैं? अभी मैं तो 3rd क्लास को ही कराती हूँ, तो उसमें बहुत सारे जो बड़े बड़े अक्षर होते हैं ना, वो मैं आधा आधा करके वो करती हूँ और उनको बोलती हूँ ये हमारा संधि विक्षेत्र है। जैसे काफी सारे शब्द होते, प्रतीक्षा, प्रति प्लस शा, प्रतीक्षा, तो ऐसे पढ़ेंगे तो वो उनको जो अच्छा, है प्राइमरी क्लास में तो हम आसानी ऐसे ही होगी। पढ़ाते हैं, करेक्ट। हाँ मैम, क्योंकि वो पढ़ने में आसानी होगी, नहीं तो इतना वो अभी थोड़ा सा कोरोना की वजह से वो रहा, तो उसमें थोड़ा पढ़ने में बच्चों को डिफिकल्ट होता है, तो इस तरह से मैं उनको पढ़ाती हूँ संधि विक्षेत्र कर करके। मैम मैम आप कैसे, मैम कौसर मैम आपका नाम? मैम कौसर है मैम। मैं भी छोटे प्राइमरी क्लास के लिए लेती हूँ, या 1 तक जाती हूँ, और अभी तक मैंने 10वीं कक्षा का किताब नहीं देखा है। नहीं देखा है, ओके ठीक है। मैंने भी अभी तक 3rd क्लास तक का देखा है, 4 तक का देखा, इस बारी 5th का देखूंगी। अच्छा, हम जैसे कि ये जोड़ के लिखते हैं वो सिखाया है हमने बच्चों को। हम जैसे कि जैसा मधु मैम ने कहा है, चार्ट में लिखते हैं मैम, लाइक ये जो नियम है, जैसे कि आ प्लस आ दोनों मिलकर आ बन जाते हैं, तो बच्चों के हाथ में लाइक चार्ट में लिखकर वो जो रूल है उनके पास देकर खड़ा करते हैं और दोनों को जोड़कर जैसा आ बन जाता है, तो ये तीसरे बच्चे को देकर खड़ा करते हैं। पहले रूल्स को उनके लिए लाइक उनको समझने के लिए ऐसा बताते हैं और फिर उसके बाद उदाहरण बोर्ड पर लिखते हैं। अच्छा ठीक है। थोड़ा ये तो हायर क्लास लेवल में तो हम 9th और 10th क्लास के लेवल में हम समझाते कि मैंने सोचा कि यहाँ पे 3rd जैसे 1 to 10th क्लास के है ना, तो सबके लिए जैसे ये इतना तो हम गंभीर रूप से बच्चों को तो नहीं समझा सकते, बच्चे डर जाएंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें जब बोलेंगे ना तो बच्चे डर जाएंगे कि पढ़ाते समय हिंदी के प्रति ऑलरेडी उनके मन में थोड़ा सा डर होगा जरूर। हाँ मैम, बहुत धीरे समझाना पड़ता है मैम, लाइक दीर्घ संधि 1 सप्ताह के लिए लेना है, और हर एक संधि को 1 सप्ताह में अगर लेंगे तो लाइक, और उसका टेस्ट भी छोटा निकाल लें तो फिर बाद में वे उसमें थोड़ा लाइक ऐसा सोचते हैं कि उन्हें समझ में आ गया है। करेक्ट। और वो ये मैम, जब तक रीडिंग नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है।
तो रीडिंग तो करना बहुत जरूरी है, तो मैं 10 मिनट तो रीडिंग जरूर कराती हूँ बच्चों अच्छा, से। रीडिंग करवाती हैं आप क्लास यस में? मैम, रीडिंग क्योंकि जरूरी है। बिना रीडिंग बच्चों, रीडिंग तो करना ही पड़ेगा, बिना रीडिंग तो कुछ नहीं, तो बच्चे कुछ भी समझ नहीं पाएंगे कुछ भी कि नहीं क्या कर पाएंगे। जैसे मैम अभी जो पेपर था, जैसे निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो, ये 10 बार मैंने उनको बोला कि इस तरह से पेपर आएगा और इसका तुमको मीनिंग लिखना है यहाँ पे, क्योंकि मैम कब तक हम लोग रीडिंग करते रहेंगे, एक बार तो कभी तो वो लोग करेंगे। इस बार तो मैंने बिल्कुल रीडिंग नहीं करा, उनको समझाया और अपने आप लिखो, अपना थोड़ा सा माइंड का वो करो। और मैम हमारे तो एक भी बच्चा हिंदी वाला है ही नहीं, सब तमिल वाला है। अच्छा, स्पोकन हिंदी नहीं है उनके। तो बहुत मुश्किल है उनको समझाना। फिर अंग्रेज कैसे समझाते हैं आप लोग अंग्रेजी में? मैम मैं उनको जैसे एक तो मैंने इस बार पूरा हिंदी में करवाई, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है ना सारे हिंदी में आ रहे हैं, उनको 10-10 बार पढ़ाया। इंग्लिश में भी बोलना पड़ता है और तमिल में भी बताना पड़ता है बच्चों को। ओके ओके, यही तो प्रॉब्लम लाइक है। हमारे यहाँ तमिल मना है मैम, हर एक को ट्रांसलेट करते करते हिंदी में एक वाक्य उसी को अंग्रेजी में दोहराना, सब कुछ ऐसे 2-2 बार दोहरा के पढ़ाया जाता है। अच्छा अच्छा, वैसे तो एक बच्चा भी हिंदी में, तो मतलब हिंदी पे भी कोई बच्चा तो नहीं है, तो एक बार तो अंग्रेजी में बोलना तो सकते हैं ना, तभी तो वो तो बच्चों भी थोड़ा तो समझ जाएंगे क्या बोल रहे हैं हमको। जैसे हम लोग कराते हैं चिड़िया, चिड़िया मीन्स बर्ड, विद एक्शन मैं उनको कराती हूँ कि ऐसे बर्ड उड़ती है। अच्छा, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना। ठीक है, अभी तो हम संधि के बाद हम समास दिखाइए बेटा। समास के भी 6 भेद हैं। या समास तो जैसे कि अर्थ की दृष्टि से परस्पर भिन्न तथा स्वतंत्र अर्थ रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। जैसे हम गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, यथा समय के अनुसार, यथा समय, ऐसे हम समस्त पद बनाते हैं। और इसके प्रकार दिखाइए बेटा, समास के 6 प्रकार जो है। या अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो पहला वाला जो है अव्ययी भाव समास, इसका पहला पद प्रधान होता है। यथा मति, इसमें जो 2 पद है ना, यथा और मति, इसमें पहला वाला जो पद है यथा वो प्रधान होता है। तो मति के अनुसार, यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। इवन हम बहुत सारे हैं, इसमें 2 ही मैंने दिखाया है। प्रतिदिन, हर दिन, हर पेट, भरा हुआ पेट, और आमरण, मरने तक। यस, आमरण, मरण तक, आजीवन, पूरा जीवन, और दिन दिन, हर दिन, गांव गांव, हर गांव, ऐसे जिसमें पहला पद प्रधान या पूर्व पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। और दूसरा वाला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जनरली हम ऐसे बच्चों को समझाते हैं कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ये तो जनरल इसकी परिभाषा है। जिस समास के रूप में उत्तर पद प्रधान हो या दूसरा पद प्रधान हो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे स्वर्ग प्राप्त, उसमें प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। और भी आसान तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं कि जिन 2 पदों के बीच में यहाँ पे हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। एक हिंदी में 8 प्रकार के कारक हैं। इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ के बाकी 6। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने, इसका प्रयोग तो हम समास में नहीं करेंगे। और संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, ये सब, इनका भी प्रयोग हम समास में नहीं करेंगे। इन दोनों को छोड़कर बाकी जो 6 हैं
करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, ये जो है ना कर्म कारक, ये संबंध कारक, ये जो 6 कारक हैं, इनका चिन्ह, इनका प्रयोग हम दो समास के बीच में, दो समस्त पदों के बीच में करते हैं और इसी के अनुसार उसका नाम भी होता है। जैसे कर्म को का प्रयोग करते हैं तो वो क्या है? कर्म तत्पुरुष। से का प्रयोग करें तो करण, वो एक और करण का विभक्ति चिन्ह भी से है, अपादान का विभक्ति चिन्ह से है। तो उसी के अनुसार हम कोई बता सकते हैं कि आप करण कारक से और अपादान कारक से में क्या फर्क है, क्या अंतर है? करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह भी से है। कैसे आप डिफरेंशिएट करके को समझाएंगे? जैसे अपादान कारक में अलग होना, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो पेड़ से पत्ते अलग होना, हाँ, अलग करना तो अपादान अलग होने का जब भाव अलग होता होना, है, अलग होने की अनुभूति, अलग होने की अनुभूति कराते हैं। इंस्ट्रूमेंटल है तो करण कारक, सेपरेशन है तो अपादान कारक। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, ये तो करण कारक है। पेड़ से पत्ते गिर गए, ये से तो अपादान है, सेपरेशन। पेड़ से सी में गाड़ी से आया, ये करण कारक है। मैं गाड़ी से उतरा, ये अपादान कारक। या तो उसी के हिसाब से हम करण तत्पुरुष भी हैं, अपादान तत्पुरुष भी हैं। फिर संबंध तत्पुरुष है, अधिकरण ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश, तो इसको हम अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। तो ऐसे कि जैसे कारक चिन्हों के हिसाब से हम इसका प्रकार बताते हैं। एक सब 2 कारक, कर्ता कारक ने और संबोधन कारक है, अरे का प्रयोग हम नहीं करेंगे, समास में नहीं आएगा। बाकी 6 का प्रयोग होता है, कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो ये इसके प्रकार हैं। और तत्पुरुष समास के बाद नेक्स्ट आता है, दिखाइए बेटा, नेक्स्ट कर्मधारय समास। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, ईश्वर की विशेषता बताने वाला शब्द है परम। तो विशेषण है परम और विशेष्य है जिसकी विशेषता हम बताते हैं वो विशेष्य, जिसके साथ उसकी तुलना की जाती है वो विशेषण। वही हम उपमान उपमेय भी कहते हैं। उपमान मीन्स जिसके साथ तुलना की जाती है वो उपमान, और जिसकी चर्चा हम करते हैं वो उपमेय। ये कर्मधारय समास विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। नेक्स्ट दिखाइए, नेक्स्ट द्विगु समास। पहला वाला जो है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। 2 राहा, 2 राहों का समूह या समाहार। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। भुवन त्रय, 3 भुवनों का समाहार। जैसे त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। पंजाब, 5 आबों का या 5 नदियों का समूह। तो पहला वाला पद संख्यावाचक विशेषण है तो उसको हम कहते हैं द्विगु समास। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, कृष्ण कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, शस्त्र और अर्थ, तो दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास। और मैम जनरली क्या होता है, बोलिए आप। जैसे रात दिन जो अपोजिट भी इसमें आ जाता है, रात दिन यश अपयश, धर्म धर्म, ऐसे हो गया, धर्म और अधर्म।
सत्य असत्य, सत्य और असत्य ऑपोजिट भी आता है। शस्त्र और अशस्त्र और यश इसमें तो अपयश। और या का प्रयोग करते हैं हम, जब हम इसका विग्रह करेंगे और या का प्रयोग करके इसका हम विग्रह करते हैं। सुख और दुख, सुख और दुख, स्वर्ग नरक। जिसमें योजक चिन्ह भी लगता है ना मैम, जो अपोजिट के साथ योजक चिन्ह लगता है, योजक चिन्ह भी लगता है। उसको जनरली द्वंद्व। यस, नेक्स्ट वन दिखाइए बेटा। या बहुव्रीहि समास की हमेशा बच्चों को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान न होकर एक तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे अब त्रिनेत्र बोले, तीन का भी यहाँ हम नहीं बता रहे हैं, उसकी विशेषता भी नहीं बता रहे, नेत्र की विशेषता भी नहीं बता रहे हैं। त्रिनेत्र में शिवजी हैं, ये शिवजी की विशेषता है त्रिनेत्र। तो दोनों पदों को छोड़कर एक तीसरा पद जब प्रधान होता है उसको हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। उमा का है ईश जो शिवजी, उमा की विशेषता भी नहीं बता रहे हैं, ईश की विशेषता भी नहीं बता रहे हैं, उमेश शिवजी की विशेषता बता रहे हैं हम, तो इसको कहते हैं बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। हाँ, नीला है। अब मैं आपको एक बात मैं आपको ये बेटा वो पीडीएफ दिखाइए समास का। इसमें बच्चे अक्सर ये डाउट पूछेंगे बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास सेम वर्ड्स आता है, कैसे हम डिफरेंशिएट करें। बच्चे अक्सर ये डाउट पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, एक बात तो ये तत्पुरुष में एक बात छोड़ी, नज्ञ तत्पुरुष पहला वाला दिखाइए। तत्पुरुष में जैसे 6 प्रकार, जैसे कारक चिन्ह, कारक के आधार पर मैंने प्रकार कहा, लास्ट वन में एक नज्ञ तत्पुरुष है। जिस तत्पुरुष समास में पहला पद आ या अन होता है, उसका अर्थ नहीं होता, उसे नज्ञ तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अधर्म न धर्म, अनुदार न उदार, अनियंत्रित न नियंत्रित, ये नज्ञ तत्पुरुष। आप थोड़ा ऊपर कीजिए बेटा। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, बच्चे अक्सर पूछते हैं, क्योंकि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए विद्या धन, इसमें विद्या को धन के समान बताया गया है, तो विद्या धन के समान है। इसमें विद्या उपमेय और धन उपमान है। विद्या की तुलना धन से की गई है। और जैसे कि तो ये चक्रपाणी देखिए, चक्रपाणी, पानी में चक्रपाणी का मतलब क्या है, जिसके हाथ में चक्र है। पानी का मतलब हाथ, जिसके हाथ में चक्र है वो तो विष्णु के सुदर्शन चक्र है ना, विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र है। तो इसमें भी उपमेय उपमान का जो चक्र का की विशेषता भी हम नहीं बता रहे हैं, पानी की भी नहीं है, तो ये चक्र पानी, चक्र और पानी की विशेषता को प्रकट न करके विष्णु के विषय में बताया गया है। तो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में ही अंतर है। नील, आपने भी किसी ने बताया अभी, नील कंठ या नीला है जो कंठ कर्मधारय, उसको नीला है कंठ जिसका, तो शिवजी बोले तो वो बहुव्रीहि। कमल नयन, कमल जैसे नयन, वो तो कर्मधारय। और कमल के समान नयन है जिसका, राम, तो बहुव्रीहि। तो एक ही कर्मधारय में भी आता है, बहुव्रीहि में। जैसे हम विग्रह करते हैं उसी के हिसाब से हमें समझा। थोड़ा ऊपर कीजिए बेटा, वो द्विगु और बहुव्रीहि में जो अंतर, द्विगु और जैसे बहुव्रीहि समास में भी बहुत से ऐसे पद संख्यावाची होते हैं
जिससे छात्र को द्विगु का भ्रम हो सकता है। जैसे देखिए, अब चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु, भुजा मीन्स हाथ, 4 भुजाओं का समूह बोले तो द्विगु। 10 आनन है जिसके, रावण, 10 आननों का समूह द्विगु। तो पहला वाला संख्या बोधक है तो द्विगु, और तीसरा एक जैसे दशानन बोले, अब 10 का मतलब नंबर, आनंद का मतलब चेहरा, इन दोनों को छोड़ के हम रावण एक तीसरा पद जब हम बोलते हैं तो वो बहुव्रीहि। तो यही अक्सर बच्चों में डाउट आता है, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास और द्विगु और बहुव्रीहि समास दोनों में सिमिलर वर्ड्स आता है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें क्लियरली उनको समझाना है कि इन दोनों में क्या अंतर है। अब अभी समास में कुछ डाउट है आपको? समास भी अब लोअर क्लास में उतना पढ़ाते नहीं है ना? नहीं मैम। हाँ मैम। जी ठीक है बेटा, अभी तो सूचना, 1 मिनट आप स्टॉप कीजिए। अभी में आप इनसे अभी तक नो पद, संधि, समास, जो ये सब ग्रामर क्वेश्चन सभी हमने एक बार, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आप सब पढ़ाते हैं, और जैसे कि हमारे आप सब पढ़ाते हैं तो सबको ये कॉन्सेप्ट्स मालूम है। जस्ट थोड़ा सा हमारा जो एक्सपीरियंस है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बस। जैसे कि हमारे यहाँ तो बच्चे नंबर ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, और थोड़ा एक्सपोजर भी ज्यादा है, तो इसी अनुभव को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप सब पढ़ाते हैं, आप सबको कॉन्सेप्ट्स मालूम है, तो इसमें कोई ये नहीं कि आप भी सब जानते हैं। हमारा जो अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं बस। और आप भी बता सकते हैं कि कैसे कि जैसे ये संधि, समास सब पढ़ाते वक्त आपको कुछ प्रॉब्लम्स, दिक्कत है कि बच्चों को समझाने में? हाँ मैम, जैसे अभी आपने कहा ये जो कर्मधारय और बहुव्रीहि का ही उनको कंफ्यूज हो जाते हैं संदेह होता है वो कुछ और समझने में द्विगु दिक्कत और होती है। बहुव्रीहि में भी बच्चे कंफ्यूज हो हाँ जाते मैम, हैं। हाँ, ये जो आपने कहा है ये बहुत उपयोगी था हमारे लिए। जैसे कि हम बच्चों को क्लियरली समझाएं कि विशेषण विशेष्य का है तो वो कर्मधारय, और एक तीसरा पद उसकी ओर संकेत करता है तो बहुव्रीहि। वैसे पहला पद संख्यावाचक है तो द्विगु, और एक तीसरा पद है तो वो बहुव्रीहि। ऐसा हम उदाहरण के साथ बच्चों को समझाएंगे तो ठीक तरह से बच्चे समझ पाएंगे। अब एक लास्ट वन आपका, एक राइटिंग स्किल, सूचना लेखन। क्या सर ने इस पर कुछ ऐसी की कल सूचना लेखन पे चर्चा हुई थी? नहीं मैम। नहीं, ये भी 10th का ही पोर्शन है। नोटिस राइटिंग इन इंग्लिश वी विल से, जैसे कम से कम शब्दों में। ने होमवर्क दिया था, असाइनमेंट दिया था। सर ने ये होमवर्क दिया था मैम, मैंने करके भी भेजा ये वाला होमवर्क उनको। ओके, ये भेजा था। सूचना लेखन मैं जो है आपको बॉक्स में होता है। मैं आज आपको क्लास के लास्ट में गूगल फॉर्म MCQ टाइप क्वेश्चन से मैं आपको असाइनमेंट के रूप में दे रही हूँ, आप वो करके सबमिट कीजिए। एंड ऑफ द सेशन में डालूंगी, वो लिंक डालूंगी, आप गूगल फॉर्म, वो MCQ टाइप ही 15 क्वेश्चन से आप करके, मैं कुछ असाइनमेंट आपको नहीं दे रही हूँ, बस एक टेस्ट है जो आज मैंने क्लास में आपके साथ मैंने शेयर किया, उसके आधार पर कुछ ऐसे 15 क्वेश्चन MCQ टाइप में मैंने बनाया है, वो लिंक मैं डालूंगी, आप करके सबमिट कीजिए बाद में। कम से कम शब्दों में महत्वपूर्ण जानकारियों को जनता तक पहुंचाने के लिए सूचनाएं, इसका इस्तेमाल किया जाता है, और अंग्रेजी में सूचना को नोटिस कहते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल में आपको दिखाती हूँ कैसे सूचना हम बच्चों को समझाते हैं, और इसमें संगठन का नाम मैं आपको दिखाऊंगी, कैसे इसका फॉर्मेट मैं आपको दिखाऊंगी। संगठन का नाम, संस्था का नाम ऊपर हम लिखते हैं, फिर उसके नीचे हम सूचना लिखेंगे, फिर उसका विषय क्या है हम लिखेंगे, फिर नीचे हम उसके हस्ताक्षर और जो सूचना जिसके द्वारा वो जारी किया जा रहा है उसका नाम और उनका पद नाम, डेसिग्नेशन हम नीचे लिखेंगे।
एक बेटा वो नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए, वो फॉर्मेट हम दिखाएंगे। अखिलेश नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखाइए, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए आप, पहले तो हम संस्था या संगठन का नाम ऊपर लिखेंगे, फिर उसके नीचे हम सूचना लिखेंगे, फिर उसके नीचे हम विषय, कवि सम्मेलन का आयोजन। आप दिनांक दाएं और बाएं और एनी साइड, उसका कोई ये नहीं कि रूल नहीं कि आप इसो डालिए, कि डेट तो लिखना है जरूरी। और आपको जैसे कि आप विषय वस्तु लिखेंगे, नीचे वो नाम, फिर पदनाम, फिर आप हस्ताक्षर भी अंकित कर सकते हैं। नेक्स्ट वन दिखाइए। ये भी देखिए आप, संगठन का नाम, फिर सूचना, फिर विषय, फिर आप विषय वस्तु लिखेंगे, नीचे आप फिर आप हस्ताक्षर, नाम, पदनाम वगैरह लिखेंगे। और एक क्वेश्चन दिखाइए बेटा। नहीं, वो मेरा वो पीडीएफ है ना, वो दिखाइए नोटिस राइटिंग का। यस, आई कैन स्टॉप अखिलेश। जैसे कि मैंने आज ये सारे टॉपिक्स जो मैंने सोचा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, कि संभव के जैसे कि पद और संधि, समास और सूचना ही मैंने आज डिसाइड किया था कि मैं आपको जैसे मैं शेयर करूं, जो मैं जानती हूँ मैं आपसे शेयर करूं। ऐसा नहीं कि आप लोग भी सब जानते हैं, जैसे कि थोड़ा हमारे पास जो है अनुभव वो तो हम शेयर कर रहे हैं। अब आपको कैसे लगा कि आपको कुछ आप जानना चाहते हैं, या इससे आपको आपकी फीडबैक बताइए आप। थोड़ा सा अभी नया सीखने को मिला मैम। क्या मैम? ग्रामर पार्ट है ना, अभी सीखने को मिला, क्योंकि हम इतना प्राइमरी क्लास जाते हैं तो इतना बच्चों को ग्रामर पार्ट नहीं सिखाते हैं। अच्छा लगा, क्लास बहुत अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव था। धन्यवाद। क्योंकि हिंदी ग्रामर के जैसे कि बच्चों के मन में डर है कि हिंदी ग्रामर बहुत टफ है। हाँ, खास करके ना हिंदी में लिंग की पहचान बहुत मुश्किल है। या इस पर तो बच्चे बहुत गलती करते हैं, लिंग जब लिखते वक्त भी लिंग की गलती बहुत करते हैं। आप बच्चे बहुत करते हैं, तो बच्चे हिंदी से बहुत डरते हैं कि हिंदी का ग्रामर बहुत टफ है। इवन बोर्ड एग्जाम टाइम भी मैंने देखा है कि बच्चों के मन में डर हमेशा रहता है कि हिंदी ग्रामर समझना बहुत मुश्किल है। ऐसा तो नहीं, तो अभी तो बहुत सरल बना दिया है। जैसे हम समझाते हैं उसी के वैसे ही बच्चे भी समझते हैं कि ये मुश्किल है या नहीं। बानू मैम, आपको क्या लग रहा है? बानू मैम, आपको क्या लग रहा है? जैसे कि आपको कुछ ग्रामर पढ़ाते बहुत अच्छा लगा मैम, आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। मैं अभी तक हिंदी क्लास नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं अभी भी ज्वाइन की हूँ स्कूल में। अच्छा, कौन सी क्लास पढ़ाती हैं आप? उठा रही हूँ प्राथमिक मध्यमा का। कौन सी क्लास पढ़ाती हैं आप? मैं अभी केजी में हूँ। अभी तक मुझे हिंदी में अभी अगले साल डालेंगे, जून से उठाने वाली हूँ हिंदी। ठीक है, ठीक है। जैसे कि मुझे बहुत उपयोगी था ये क्लास, बहुत। ओके, थैंक यू। जैसे कि हम कुछ आपको कुछ ऐसे कि कुछ खास चीजें आपको ये चाहिए, ऐसे को है तो आप बोलिए कि हम वो जैसे कि आप कह रहे हैं कि प्राइमरी क्लास पढ़ाने वाले नंबर ज्यादा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। तो जैसे कि या ये सब जो जितने सारे टॉपिक्स मैंने आज मैंने डिस्कस किया, तो वो 9th और 10th के हिसाब से ज्यादा है। जैसे सूचना लेखन और इवन समास भी लोअर क्लास में तो इतना डेप्थ हम नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को, जैसे इतना तो संधि भी बहुत ऐसे प्रकार, संज्ञा सर्वनाम विशेषण ऑफकोर्स तो हम लोअर क्लास को वो तो है मैम, वो तो हम कराते हैं।
तो जैसे प्राइमरी क्लास तो आपको क्या पढ़ाते हैं, आपको क्या चाहिए, जैसे कि आपको कुछ है कि कुछ कहा टॉपिक से आप चाहते हैं कि उस पर हम मैम एक ना थोड़ा सा आर्ट इंटीग्रेशन के बारे में ना थोड़ा सा ना, जैसे अभी हम लोगों ने एक्टिविटी मैम, आर्ट इंटीग्रेटेड। अच्छा आर्ट इंटीग्रेटेड, तो वो जो है ना कैसे हम हिंदी को इसको इंटीग्रेट करें। हाँ, तो वो अभी जैसे मैंने कराया था मैम कश्मीर और तमिलनाडु के उसमें अच्छा, करवाया इस था बार मैंने इस बच्चों को। बार तो वेस्ट बंगाल के साथ तमिलनाडु का ये किया है। इस बार आर्ट इंटीग्रेटेड तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। अच्छा मैम। हाँ, कश्मीर तो पिछले साल तक हुए, तो इस साल हाँ। अभी न्यू सर्कुलर आया है सीबीएसई से, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु टाई अप किया है अभी। अच्छा, तो इस बार आप जो भी करवाते हैं वेस्ट बंगाल के जैसे कुछ टॉपिक्स लेके तमिलनाडु के साथ कनेक्ट करके करना है आर्ट इंटीग्रेटेड में। मैंने डायरी का पन्ना बोलिए फातिमा जी। हाँ मैम, डायरी का पन्ना लाइक राष्ट्रवाद, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवाद वाला तो वेरी गुड, करने के लिए दिया वेरी है। गुड, क्योंकि उसमें तो कोलकाता में जो हाँ मैम, दूसरी बार कोलकाता के बारे में बनाया उसके वेरी गुड। अभी अलग से करना चाहिए क्योंकि आर्ट इंटीग्रेशन में या आप रिलेट कर सकते हैं, तमिलनाडु वो रिलेट कर सकते हैं आप। तमिलनाडु को वेस्ट बंगाल को क्या क्या है अलग है वो हम या वेरी गुड कर सकते हैं आप। और हमें गूगल फॉर्म भेजा है, तो आप उसे उसमें वो आंसर्स करके आप सबमिट कीजिए मैम। और मैम और चैट बॉक्स में डाल दिए हैं मैम। चैट बॉक्स में, अखिलेश चैट बॉक्स में डालिए बेटा। और एक बात है जी, आप दे रहे हैं ना वो एक्टिविटी जी? बोलिए मैम। हाँ जी, आप दे रहे हैं ना वो एक्टिविटी, वो ग्रुप में कर सकते हैं, अलग अलग से भेजना चाहिए क्या आपको? यस अलग से भेजना चाहिए, एक इंडिविजुअल नहीं मैम, आप करके सबमिट करेंगे आप तो करके अपने सबमिट आप कीजिए, चले बस जाएगा। आप करके सबमिट कीजिए। मैं अलग से मैं आपको बस एक सूचना लेखन के लिए मैं एक असाइनमेंट आपको दे रही हूँ। सूचना लेखन आप बस करके भेजिए आप सूचना लेखन। मैंने आपको फॉर्मेट दिया, आपने नोट किया ना फॉर्मेट? जी हाँ नोट कर लिए जी, नोट कर लिए। उसमें तो मैं आपको एक सूचना लेखन एक क्वेश्चन में आपको दे रही हूँ, वो वाला आप बस लिख के भेजिए, बस इतना ही है। हाँ ठीक है। अखिलेश, कैन यू शो दैट पीपीटी मैम, दैट सूचना लेखन, that I have given any question on that? ये ईमेल से खुलता ना वो लिंक, ईमेल खोलो मैडम है। हाँ आप नोट कर सकते हैं, मैं बोलूं कि आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं सूचना लेखन के लिए? बोलिए मैम। जी मैम। आपके विद्यालय में विद्यार्थी समय प्रबंधन कैसे करें? आपके विद्यालय में विद्यार्थी समय प्रबंधन कैसे करें और उसके लाभ विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जाने। 1 मिनट मैम। आपके विद्यालय में विद्यार्थी समय प्रबंधन कैसे करें और उसके लाभ
विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। विषय पर एक कार्यशाला, वर्कशॉप, एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। मैम कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। विद्यालय के छात्र प्रभारी की ओर से सूचना लिखिए। विद्यालय की और एक बार बताइए मैम। आपके विद्यालय में विद्यार्थी समय प्रबंधन कैसे करें और उसके लाभ विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। विद्यालय के छात्र सचिव, सचिव का मतलब सेक्रेटरी, सचिव की ओर से सूचना लिखिए। थैंक यू माँ। आज की क्लास में जैसे कि आपको कुछ है कहना है तो आप शेयर कीजिए, नहीं तो मैं वाइंड अप करूंगी।